तो लैक ऑपरॉन के बाद टुडे इज 10. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा आज हम जो है नेक्स्ट वी कम टू ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन. देखो पहले ध्यान से समझना है, अपनी कॉपीज नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो. पिछली बार हमने किया था लैक ऑपरॉन, नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन, या फिर हम इसको और क्या बोल देते हैं, ट्रिप ऑपरॉन. इट इज anabolic operon, it is repressible operon and it is positive operon. कैसे देखो जरा. It regulates the synthesis of tryptophan in E. coli. ये भी जैकब एंड मोनोड ने ही डिस्कवर किया था या इस पे काम किया था. ये है बेटा आई जीन, रेगुलेटर जीन. इसका प्रोमोटर तो होगा ही ऑब्वियसली साथ में PI. ये जो है mRNA और फिर इसने जो प्रोटीन बनाया या पॉलीपेप्टाइड बनाई, दिस इज एपोरिप्रेसर. और ये जो एपोरिप्रेसर है कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर. ये एपोरिप्रेसर साइज छोटा है और इसमें एबिलिटी नहीं है कि वो so एपोरिप्रेसर इज द प्रोटीन विच इज नॉट एबल टू बाइंड विद ऑपरेटर. ठीक है, इसलिए बेटा आरएनए पॉलीमरेज ट्रिप. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड करेगा और आगे की तरफ चलेगा. साथ ही इसके क्या है बेटा, दिस इज ऑपरेटर जीन, दिस इज फ्री, सो दैट द आरएनए पॉलीमरेज इट कैन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, इसके साथ ही बेटा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, लीडर अटेनुएटर सीक्वेंस. ये सीक्वेंस है लीडर अटेनुएटेड. ये मैं अभी इसका फंक्शन बताऊंगी, बट ट्रिप ऑपरॉन में ये भी आ जाता है. लैक ऑपरॉन में नहीं था बट ट्रिप ऑपरॉन में आ जाता है. उसके बाद ये है यहां तक स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक. पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सी है, इसमें सिस्ट्रॉन्स या जीन्स हम कह देते हैं ई डी सी बी ए. ये 5 जीन्स है या 5 सिस्ट्रॉन्स है. ये जो है इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, दे ट्रांसक्राइब टू फॉर्म, दिस इज polycistronic mRNA. ठीक है, and this polycistronic mRNA then forms
5 enzymes. These form 5 enzymes. Enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3, enzyme 4 and enzyme 5. ठीक है, ये एंजाइम्स है। तो जो क्या करता है बेटा, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट 1 एंजाइम 1, फिर बना 2 किसकी हेल्प से, एंजाइम 2 की हेल्प से। उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट एंजाइम 3, फोर्थ प्रोडक्ट एंजाइम 4 और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे बना ट्रिप्टोफैन एंजाइम 5। और रॉ मटेरियल जनरली कौन सा है, आइसोल्यूसिन। तो जब आइसोल्यूसिन से ट्रिप्टोफैन बनाना हो तो ये 5 एंजाइम्स, ठीक है। एंड तो अब आपने ये देखा कि इन जनरल ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन इट रिमेन्स फंक्शनल, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, ये रेगुलर काम कर रहा है क्योंकि ट्रिप्टोफैन यूज हुए जा रहा है, यूज हुए जा रहा है। ये जो लीडर अटेनुएटर सीक्वेंस है ये सिर्फ ट्रिप्टोफैन बनाने की रेट को ऑल्टर करते हैं, स्लोज डाउन फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन या क्विकन्स द रेट ऑफ ट्रिप्टोफैन सर्किट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार डाल के इफ due to addition of external tryptophan in the medium or due to some metabolic disorder, इसके कारण there is excess of accumulation of tryptophan। tryptophan इन बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारा इकट्ठा हो गया। अब क्या हुआ, ये वाला जो ट्रिप्टोफैन है, दिस एक्सेस ऑफ ट्रिप्टोफैन, इसका क्या है, एक्सेस acts as co-repressor। फिर क्या हुआ, co-repressor binds with aporepressor, ये जो था, and forms complete repressor protein, this repressor। और ये repressor जो है binds and blocks operator। और इससे क्या होगा बेटा, switching of tryptophan, no more synthesis of tryptophan, ठीक है। तो this happens, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कौन सा ऑपरॉन है, रिप्रेसिबल ऑपरॉन। रिप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड ही रहता है, ट्रिप्टोफैन इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम, है ना किसी प्रोसेस के लिए। तो ये जनरली एक्टिवेटेड ही रहता है, बट इसको किसी तरह से कभी कभी सप्रेस करना पड़ता है। कैसे सप्रेस करना पड़ता है, या कब सप्रेस होता है, जब ट्रिप्टोफैन एक्यूमुलेट होता है, अदरवाइज इट रिमेन्स एक्टिव, ठीक है। सेकेंड है, सो इट इज रिप्रेसिबल ऑपरॉन। सेकेंड है, इट इज पॉजिटिव ऑपरॉन। व्हाई इट इज पॉजिटिव ऑपरॉन,
because the product of regulatory gene cannot block the operator gene. That's why it is positive operon. Okay? Another is it is anabolic operon because this operon form the enzymes that are required for the synthesis of tryptophan. ठीक है, तो पहले ये बनाओ फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ जल्दी से. चलिए जी, you can write. Tryptophan was also studied by Tryptophan was also studied by Jacob and Monod in E. coli. Ma'am, Jacob and Monod, MONOD. Next point है. It deals with the synthesis of enzymes which are required for synthesis of amino acid tryptophan. Next point है. This operon remains functional. Without any inducer. As the product of its regulator gene. This operon remains functional for the synthesis of tryptophan even in the absence of inducer. Because the product of regulator gene is aporepressor, which cannot bind with operator itself. Therefore, tryptophan is a positive operon, positive anabolic operon. Next point है. Tryptophan Operon has leader attenuator sequence. Leader dash करके attenuator. Sequence. spelling. Leader LEADER dash करके attenuator ATTENUATOR. Attenuator. Leader attenuator sequence which slows down operon, Tryptophan without blocking the operon.
without blocking the operon, when the metabolism of tryptophan slows down. When the metabolism of tryptophan slows down in the cell. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट तो यही पॉइंट है. मैम हाँ जी बेटा. slows down in the cell. नेक्स्ट पॉइंट है, if tryptophan accumulates above threshold value, एक लिमिट से बहुत ज्यादा, रीजंस मैंने आपको यहाँ पे बताए, आपने लिखे होंगे. If tryptophan accumulates above the threshold value, in the cell, then comma करके then PHEN, then again comma, it acts as a co-repressor. It acts as a co-repressor. Arrow डालो. Binds with aporepressor. To form functional repressor protein. This repressor protein then binds with operator gene, and prevents binding of RNA polymerase, with the promoter. फिर एरो डालो. No transcription of structural gene. और फिर एरो डालो. No more synthesis of tryptophan. Till most of the accumulated tryptophan gets consumed. In the cell. ठीक है जी. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो. As tryptophan is switched off by the end product of the reaction, of its own reaction, comma, it is called as repressible operon. Or feedback inhibition, repression या inhibition. ठीक है जी. So this is about tryptophan. उसके बाद एक और बॉक्स बना लो, ज्यादा नहीं लिखूंगी बट फिर भी थोड़ा सा. इन यूकैरियोट्स, ये बॉक्स में लिखना. इन यूकैरियोट्स
In eukaryotes also, gene regulation occurs by operons, but gene regulation occurs by operons, but eukaryotic operons are, but eukaryotic operons are somewhat different from prokaryotic operons. Eukaryotic operons are different from prokaryotic operons. एक मिनट. Expression of eukaryotic genes. Expression of eukaryotic genes can be explained by, अब हम इसको ऑपरॉन कंसेप्ट में कहते हैं, can be explained by Britton Davidson gene battery model. Britton Davidson gene battery model. It consists of 5 types of genes. 5 types of genes. First है producer gene or structural gene. Producer or structural gene which form the specific protein polypeptide. Producer or structural gene which forms specific polypeptide. सेकेंड आ जाते हैं रिसेप्टर और ऑपरेटर जीन. फर्स्ट है प्रोड्यूसर और स्ट्रक्चरल जीन, सेकेंड है रिसेप्टर और ऑपरेटर जीन. ये उसकी तरह से नहीं है, ये जो है इट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ ऑपरॉन्स. ठीक है, रिसेप्टर और ऑपरेटर जीन, इट इज प्रेजेंट adjacent to structural gene. It is present adjacent to structural gene, and it provides site for the attaching of RNA polymerase. ये वहां पे तो प्रोकैरियोट्स में तो था प्रोमोटर, यहाँ पे ऑपरेटर और रिसेप्टर जीन. इट रिसीव्स RNA polymerase. attaching of RNA polymerase. थर्ड आ जाता है बेटा इंटीग्रेटर और रेगुलेटर जीन. इंटीग्रेटर और regulator gene. It forms activator RNA. It forms activator RNA that regulates the functioning of receptor or operator gene. Receptor or operator gene. सिर्फ आपको इनके फंक्शंस ही याद करने, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना. नेक्स्ट आ जाता है सेंसर जीन. सेंसर जीन which receives the information from surrounding environment. Which receives the information from surrounding environment and intracellular environment. Intracellular environment. रिपीट कर दो. It receives information from the surrounding environment. सेल के बाहर क्या है, ऑर्गेनिज्म के बाहर क्या है, as well as इंट्रा सेल के अंदर क्या हो रहा है, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट.
and controls the functioning of structural gene. Controls the functioning of structural gene. और लास्ट आ जाता है एनहांसर साइलेंसर जीन. एनहांसर साइलेंसर जीन which controls the rate of transcription, which regulates the rate of transcription. So mainly ज्यादा मेरा मतलब पूछा जा सकता है क्योंकि मैम रिपीट करना. Silencer enhancer gene which regulates the rate of transcription in case of eukaryotes. ठीक है, तो what is gene battery? Gene battery is a five gene combination. जो मैंने 5 genes आपको बताई है, which regulates synthesis of one specific polypeptide. One specific polypeptide. This is Britton-Davidson gene battery model in case of eukaryote. मैम रेगुलेटर जीन किसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है? रेगुलेटर जीन जो है इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर जीन या ऑपरेटर जीन. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ जीन रेगुलेशन. क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले तो आप देखते हो कि जो जीन जो प्रोडक्ट चाहिए वही बनता है. हर टाइम को सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनते जिससे एनर्जी वेस्टेज नहीं होती, रॉ मटेरियल की वेस्टेज नहीं होती. ठीक है, मेन तो ये है. एंड ड्यू टू डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट सेल्स दे गेट डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, तो लिख लो फटाफट से एडवांटेजेस ऑफ जीन रेगुलेशन. फर्स्ट आ जाता है बेटा the genes, all the genes do not remain functional. All the genes do not remain functional all the time. There is a mechanism, full stop करके there is a mechanism for switching on or switching off. Switching off the structural genes. सेकंड आ जाइए. It helps in slowing down or it helps in altering the rate of metabolism according to the requirement of the cell. It helps in altering the rate of metabolism according to the requirement of cell. Third point है specific enzymes are formed only when they are required by the cell. When they are required by the cell. Differential activation of genes. Differential activation of genes in different. Ma'am, next point. Next point है बेटा. Differential activation of genes in different cells
helps in differential function, you can say helps in differentiation of the cells. Repeat. Differential functioning of the genes. Differential means किसी में कोई सी genes functional है, किसी में कोई. Differential functioning of genes in different cells helps in differentiation of cells into different tissues and organs. ठीक है जी. So this is about operon and gene regulation. Next हम आ जाते हैं बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. क्या किसी अमीनो एसिड या किसी प्रोटीन की एक्सेस में एक्यूमुलेशन हो तो वो टॉक्सिक हो सकती है सेल के लिए? बिल्कुल हो सकती है बेटा. मैम हम उसमें भी लिख सकते हैं इसको भी एक एज अ पॉइंट की टॉक्सिसिटी डिक्रीज करती है किसी पर्टिकुलर आप अमीनो लिख एसिड. सकते हो, बट वही चीजें हमने वही बता दी है आपको. ओके मैम. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. HGP. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा 1990 में शुरू हुआ एंड 2003 में खत्म हुआ. ठीक है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले हमें क्या पता था कि ह्यूमंस हैव, इससे पहले 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स है. ये हमें पता था. दूसरा हमें और क्या पता था? कैरियोटाइप. Karyotype of human genome. What is karyotype? In which chromosomes are arranged according to their decreasing size and position of सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर. ये मैंने आपको पहले भी बताया. अगर हम कैरियोटाइप में देखेंगे तो क्रोमोसोम 1 जो है वो लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट अगर हम कहेंगे तो वाई क्रोमोसोम है. तो इन मेल्स वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन लास्ट, बट इन फीमेल्स एक्स क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन लास्ट. 23rd क्रोमोसोम कोई और है. ठीक है ना. 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है. दैट इज समथिंग एल्स क्रोमोसोम. इज इट ओके? ठीक है. उसके बाद मैंने ये बताया था मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर प्लेस्ड फर्स्ट. अगर कुछ क्रोमोसोम्स का साइज तकरीबन सेम है तो कैसे डेवलप करें? सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, देन सब मेटासेंट्रिक. सबसे पहले तो हम साइज को देखेंगे. अगर साइज सिमिलर है तो फिर हम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर को देखेंगे. सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक और सबसे लास्ट में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड. ठीक है. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले हमें पता था 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और हमें उसका कैरियोटाइप भी पता था. नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज एज्यूम्ड
Prior to HGP, that human genome consists of 80,000 to 1,40,000 genes. Prior to Prior to HGP, it was assumed that human genome consists of 80,000, अंदाजा ही था, to 1,40,000 genes. Okay? But did not know. It was assumed, है ना? But इससे पहले क्या चीजें नहीं पता थी? Exact number of functional genes, size of genes, sequence of nucleotides in different genes, and position of genes. ये चीजें नहीं पता थी, ठीक है? और एक चीज और क्या चीजें पता थी? That human genome consists of 3 into 10 to the power 9 base pairs. It was also known before HGP that human genome consists of 3 billion भी तो हम इसे कह सकते हैं. This is also called as 3 billion base pairs. ठीक है जी. तो नेक्स्ट आ जाइए बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इसमें आ जाइए. It was initiated to know why there are so much differences. Why there are so much differences in two individuals. Humans है, फिर भी इतने differences क्यों है? HGP started in 1990. HGP started in 1990, completed in 2003. Except first chromosome, which was completely sequenced up to 2006. 2003 में पहले क्रोमोसोम को छोड़कर बाकी सभी क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग हो चुकी है. नेक्स्ट आ जाइए. HGP was coordinated by US Development of Energy. US अमेरिका का है. US Development of Energy and National Institute of Health. US Development of Energy and National Institute of Health. It was a costly project.
It was costly project as for sequencing of one base pair. $3, $3 are used. ठीक है? Therefore, minimum cost of this project was $3 billion. $3 billion. It was initially funded by वेलकम ट्रस्ट. ध्यान से लिखना है WELLCOME वेलकम ट्रस्ट. बेटा ये वेलकम किसी का स्वागत वाला वेलकम नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है वेलकम. एक साइंटिस्ट भी नहीं कह सकते हम, एक पर्सन का नाम है वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके. आप ये देखो जो मुझे पढ़ने को मिला, बाकी अब एक्चुअल में क्या था क्या नहीं ये नहीं मैं कह सकती, कि ये वेलकम जो है जो पर्सन था 1936 में इसकी डेथ हो गई थी. बट इससे पहले भी he was born in America, then shifted to UK. वहां जाके इसने अपनी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोली. ठीक है, बट उसके माइंड में क्या था कि मुझे नई दवाइयां बनानी है. ठीक है, आई विश कि भाई पैसा उसके जो लिखा है हिस्ट्री में यही था कि नॉट फॉर मेकिंग मनी बट ही वाज मोर कि भाई लोगों की हेल्थ ठीक हो, इतनी बीमारियां हैं इतना है, उसके लिए दवाइयां बनाई जाए और उनकी हेल्थ इंप्रूव की. और मरने के टाइम उसने अपनी विल लिखी कि मेरी कंपनी जो मेरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज चल रही थी उसका एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है, जो उसका प्रॉफिट आता है उसका बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो रिसर्च में जाना चाहिए. रिसर्च फॉर फाइंडिंग न्यू मेडिसिन, रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग द ह्यूमन हेल्थ, ये उसने अपने विल में लिखा था. और जिसके नाम फिर ये वेलकम ट्रस्ट खुली 1936 में, ये ट्रस्ट खुल गई थी. ठीक है, एंड वेलकम ट्रस्ट ने मैक्सिमम पैसा दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए. एंड लेटर contributed by, है ना, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड चाइना. उसके बाद कुछ फंडिंग जो है इन्होंने भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए दी. ठीक है मैम, $9 बिलियन नहीं आएगा? मैंने 3 लिख दिया. नहीं बेटा 3 बिलियन ही तो आएगा. Why 9? क्योंकि 3 बिलियन बेस पेयर है और $3 पर वन है तो $3 पर बेस पेयर के लिए यूज हुआ. और मैम 3 into 10 to the 9 बेस पेयर. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट. $3 for one base pair. हाँ 9 आ जाएगा ना. यस मैम. $9 बिलियन 3 into 3. ठीक है, ये ठीक है. $9 बिलियन. $3 for one. ठीक है, इट इज $9 बिलियन. बिल्कुल ठीक. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज फर्स्ट है ह्यूज कॉस्ट. पता ही चल गया $9 बिलियन. ह्यूज कॉस्ट दैट इज $9 बिलियन. सेकेंड है सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स.
sequencing of 3 billion base pairs is to be done. Large number of scientists from different fields, computer scientist चाहिए, biochemist चाहिए, genetists चाहिए, और भी कई लोग होंगे. Large number of scientists from different fields and technical staff was required. बहुत सारे scientists from different fields and technical staff is required. Next है highly developed computers. Highly developed computers with high speed computational power या computational ability are required. Computational means for computational ability are required for storing retrieval. स्टोर के बाद उसको निकालना है जब हमने retrieval, RETREVIAL, retrieval and analysis of the data. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट gave rise to another branch of science that is bioinformatics. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं बेटा? डाटा जनरेट करते हैं, कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं और फिर उसकी थ्रू कंप्यूटर्स एनालिसिस करते हैं. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रैकेट्स में लिख लो. ये एक बहुत इमर्जिंग ब्रांच ऑफ साइंस है बेटा, जो इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स दैट इज generating genetical data, storing in the computers and its analysis later on. और नेक्स्ट पॉइंट है HGP was possible during 20th century. 1990 में during late 20th century due to availability of simple and fast techniques for determining DNA sequences. Simple and fast techniques for determining DNA sequencing. For determining DNA sequences. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, अभी हम करेंगे टेक्नोलॉजी तो करेंगे एप्लीकेशन ऑफ HGP. इसलिए क्या फायदा क्या हुआ? फर्स्ट तो इमर्जिंग ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. नेक्स्ट है knowledge of variations in different organisms.
knowledge of variations in DNA, in DNA, in different organisms, which helps in which helps in creating new ways, which helps in creating new ways to diagnose, treat, and prevent thousands of diseases. Ma'am, to diagnose? To diagnose, treat, and to prevent thousands of diseases. Next step, by sequencing of, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमंस का जीनोम नहीं सीक्वेंस किया, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के भी जीनोम सीक्वेंस किए। जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीनोम सीक्वेंस किए तो हमें पता चला कि ये एवोल्यूशनरी कैसे रिलेटेड है और इनका एक दूसरे पे क्या इफेक्ट हो सकता है। देखो, बाय सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ non-human organisms, comma, helps in solving challenges in healthcare। कैसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमंस की हेल्थ इंप्रूव करने में यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लीनिंग एनवायरनमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा। कौन सा एनवायरनमेंट? क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे हमने क्या किया बेटा, हमने जो है पता लगाया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से हमने कि ये जीन्स एक प्रोटीन बनाती है जो ऑयल ईट कर सकता है। हमने क्या किया, उन जीन्स को एक बैक्टीरिया के अंदर, स्यूडोमोनास फुटिडा अपने आप भी ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, बट उसमें हमने कुछ ऐसी जीन्स डाल दी जिससे वो कंप्लीटली क्विकली जो है ऑयल को खा सके, जिससे जो ऑयल पोल्यूशन होती है सॉइल में वो जल्दी खत्म हो जाती है अगर हम वो बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। There are some organisms whose genomes are completely sequenced। Humans का तो है ही है, साथ में कई और भी है। Whose genomes are completely sequenced। For example, बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया, yeast। Another is Rhabditis, RHE, Rhabditis elegans, Completely sequenced के बाद? Completely sequenced, such as bacteria, yeast, Rhabditis elegans. It is free living, non-pathogenic nematode। Nematode means roundworm, non-pathogenic, free living nematode, plants such as rice and Arabidopsis। ये प्लांट का नाम है Arabidopsis। and Drosophila, fruit fly।
ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है, और भी होंगे, बट ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनका जीनोम पूरी तरह सीक्वेंस कर लिया गया है. बैक्टीरिया, ये सेवरल बैक्टीरिया, yeast, then this nematode, then plants such as rice, chawal, and Arabidopsis and Drosophila. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा बाय HGP. बाय HGP या with the help of HGP, now the scientists or the doctors can study the products of all the products of cancer cells, all the products of cancer cells and other such defective cells, rather than studying the specific single gene, rather than studying the specific single gene. And others. And हमने कहा and other defective cells. नहीं तो पहले सिंगल जीन देखते थे क्या कर रही है क्या नहीं, अब वो सारी जीन्स की आपस में इंटरेक्शन देखते हैं कि कैसे कैंसर सेल बना, ये सब. So these are some of the applications of HGP. Then goals of HGP. Goals of HGP. तो बेटा HGP के सबसे पहले उससे हमें पता चला कि ह्यूमंस में 20,000 से लेके 25,000 जीन्स है. सबसे पहले तो ये स्टेप पता चला. तो पहला HGP, गोल्स ऑफ HGP, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल 20,000 to 25,000 genes. Identification of all 20,000 to 25,000 genes of human genome. Second point है determining the sequence of all these genes. Determining the sequence of all these genes. Third है storing of information in databases. Storing of information in databases. Fourth है improving the tools for data analysis. Improving the tool for data analysis. नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द इंडस्ट्रीज. जैसे जैसे कुछ नई टेक्नोलॉजी बनती थी, कुछ होता था, ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो वो इंडस्ट्रीज को साथ साथ देते थे. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज टू द इंडस्ट्रीज, ताकि उनसे पैसा भी मिलता रहे, प्रोजेक्ट को भी आगे चलाना है. नेक्स्ट है टू address the ethical, legal and social issues. Ethical, legal, social issues. ब्रैकेट में लिख लेना ELSI, अंडरलाइन कर लेना, मोटा सा लिखना ताकि पता चले, नहीं तो 2 चैप्टर करने के बाद भूल जाओगे, पता नहीं ELSI क्या था. Ethical, legal, social issues which may arise due to human genome project.
इन सबको एड्रेस करना, इन सबको साथ साथ देखते रहना कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, सोशली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेथडोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेथडोलॉजी। देखो बेटा हुआ क्या, मैं तो बड़ा सिंपल सा उसको बता दूंगी, अदरवाइज 13 साल लगे इन टेक्नोलॉजीज को बनने के लिए, यूज करने के लिए, और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, बहुत बड़े बड़े वेल क्वालिफाइड वेल रिसर्च उन साइंटिस्ट ने काम किया। ठीक है, मुझे तो ज्यादा पता ही नहीं है, बट हुआ क्या, ह्यूमन सेल में से उन्होंने किसी का सेल लिया और उसमें से पूरे का पूरा जीनोम निकाल लिया, उसको फिर छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में काटा, हर फ्रेगमेंट के हजारों फ्रेगमेंट्स बन गई होगी, ठीक है, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में काटा, फिर उन्होंने एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जनरेट किए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम के अंदर ह्यूमन जीनोम की एक छोटी सी फ्रेगमेंट को डाला और वो पूरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, बीएसी प्लस ह्यूमन जीनोम फ्रेगमेंट, वो पूरे का पूरा डीएनए किसमें डाल दिया, बैक्टीरिया में डाला या यीस्ट में डाला। जब बैक्टीरिया डिवाइड किया तो ह्यूमन की वो पर्टिकुलर जीन भी डिवाइड की, इस तरह से हमें बहुत सारी कॉपीज मिल गई सेम जीन की। इस तरह से उन्होंने जैसे लेट अस से 2000 फ्रेगमेंट्स बनी, तो 2000 बैक्टीरिया या 2000 यीस्ट लिए, 2000 प्लेट्स बनाई, और हर प्लेट में बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो उसमें ह्यूमन जीन जा रही है, तो एवरी जीन फ्रेगमेंट इट गेट्स क्लोन्ड, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ द सेम जीन, ताकि उस जीन को स्टडी किया जा सके, क्योंकि कई साइंटिस्ट ने स्टडी करना है, कई तरीकों से स्टडी करना है, ताकि एक जीन की बहुत सारी हमें कॉपीज मिल जाए। ठीक है जी, ये किया, और फिर अब हमने ये देखना है, फिर हमने उसकी क्या देखी, हमने जेनेटिक मैप्स बनाए। हमने क्या देखा कि जो फंक्शनल जीन्स है, या हम जब हमने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बना ली तो उन जीन्स के प्रोडक्ट्स देखे, ठीक है, और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी जीन जो है वो फंक्शनल प्रोडक्ट बना रही है। तो हमने क्या देखा, फाइनली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि सभी जीन्स फंक्शनल नहीं है, less than 2% of the total DNA is functional, which form the functional protein. ठीक है, बाकी सारा डीएनए जंक डीएनए है, वो कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना रहा। They may be helping in other ways, but do not form the functional protein. या they are non-functional. अब हमने ये देखा कि डिफरेंट जीन, जो फंक्शनल जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम है, वो कैसे किस सीक्वेंस में अरेंज है, जेनेटिक मैप्स बनाए। ठीक है, जेनेटिक मैप्स कैसे बनाए, बाय नोइंग द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द एडजेसेंट जीन। बट जीन्स ऐसे तो नहीं कि ये जीन है साथ ही दूसरी जीन है फिर साथ ही तीसरी जीन है, नहीं, बीच में नॉन फंक्शनल डीएनए भी आ जाते हैं। फिर हमने देखना कि ये नॉन फंक्शनल डीएनए जो है इसका क्या सीक्वेंसिंग है, तो वो हमने बनाए फिजिकल मैप्स। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट पॉइंट से आप लिखते चलो। फर्स्ट पॉइंट, there are two major approaches, ऊपर टॉपिक लिखो methodologies, methodologies, there are two major approaches, there are two major approaches for sequencing of human genome. First है expressed sequence tags, ETS, expressed EXPRESSED, expressed sequence tags, EST. ये अप्रोच जो थी, it recognizes या identifies all the genes. एक अप्रोच ने ये काम किया, it recognizes all the genes that form functional RNA.
that forms functional RNA. सेकेंड अप्रोच क्या है? सेकेंड अप्रोच क्या है? सीक्वेंस एनोलेशन. एनोलेशन को हिंदी में कहते हैं व्याख्या करना, उसको पूरा वर्णन करना, है ना, उसको इलेबोरेट करना. सीक्वेंस एनोलेशन which deals with sequencing of whole of the genome having coding and non-coding sequences. Having coding and non-coding sequences. Full stop करके later functions are assigned to different regions. पहले सबको डिकोड किया, फिर हमें पहली वाली अप्रोच से पता चला था कि ये वाली जीन फंक्शनल है, इसलिए फिर हमने डिफरेंट रीजन्स को उनको फंक्शंस असाइन किए. लेटर फंक्शंस आर असाइन्ड टू डिफरेंट रीजन्स. इसी के साथ लिख लो नेक्स्ट पॉइंट नहीं, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिख लो. इन HGP sequence annulation has been carried out by using following steps. Can you repeat? Sequence annulation, ETS में EST नहीं, सीक्वेंस एनोलेशन की बात करें. सीक्वेंस एनोलेशन मींस होल जीनोम का सीक्वेंस कैसे पता गया. सीक्वेंस एनोलेशन of the human genome has been carried out by following steps. First है cutting of human DNA into several fragments. Cutting of human DNA randomly, randomly into several fragments. Second है insertion of these fragments into artificial vectors. Artificial vectors हमने बनाए हैं, नेचुरल नहीं मिले हमें कहीं से. Into artificial vectors such as BAC, boy वाला B, BAC, bacterial artificial chromosome, and YAC, into artificial vectors such as BAC, bacterial artificial chromosome, and YAC, yeast artificial chromosome. These vectors, next point है these recombinant vectors. Recombinant क्यों? क्योंकि जब हमने इसमें एक तो हमने वेक्टर खुद बनाया और उसमें हमने ह्यूमन जीनोम अटैच कर दिया, ह्यूमन जीन की फ्रेगमेंट, जीनोम तो नहीं कहेंगे, ह्यूमन जीन की फ्रेगमेंट हमने उसमें अटैच कर दी. तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डीएनए, वेक्टर मीन जो कहीं लेके जाता है, ये ह्यूमन जीनोम की जो फ्रेगमेंट है उसको लेके जाएगा. Recombinant vector DNA is introduced into host cells, such as bacteria and yeast. फुल स्टॉप करके इसी पॉइंट में when these recombinant bacteria or yeast divide,
they form multiple copies of human genome fragment also. They form multiple copies of human genome fragment also, जो उसमें इंसर्ट की गई थी उसकी बहुत सारी कॉपी. फुल स्टॉप करके दिस हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन होता है कई टाइम्स बढ़ाना, इंक्रीजिंग मल्टीपल टाइम्स. दिस हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम. ईच फ्रेगमेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम. नेक्स्ट पॉइंट है then each fragment of the human genome is sequenced. हर फ्रेगमेंट का सीक्वेंस देखा गया. then each fragment of the human genome is sequenced using automated DNA sequencers. Automated DNA sequencers, ये machines है. by using on the principle, which worked on the, ये जो machines है, analyzers है, which work on the principle of a method, which works on the principle of a method developed by Sanger, Frederick Sanger या simple Sanger, Sanger. ब्रैकेट में लिखो he also sequenced the amino acids in the insulin. He also sequenced the amino acids in the protein insulin. और कॉमा करके लिख लो. रिपीट करना. बेटा एक मिनट. हाँ जी बेटा, तो हम कर रहे थे कि ये सेंगर ने डेवलप, उसके बेसिस पे टेक्निक्स थी. और ब्रैकेट में एक और चीज लिख लेना कि सेंगर रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस. एक तो ये टेक्निक बनाने के लिए, एक इंसुलिन के लिए. सेंगर एक ऐसा पर्सन, और भी कई लोग हैं वैसे तो, बट सेंगर जो है ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु रिसीव नोबेल प्राइज ट्वाइस. ये एक बार, अब तो नीट का पेपर है, एक बार हिमाचल पीएमटी में आया था कि हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस, तो वो सेंगर था. नेक्स्ट आ जाइए बेटा. These sequences, पहले सीक्वेंसिंग कर ली. मैम वो लाइन रिपीट कर दो. He also sequenced the amino acids in the insulin hormone. प्रोटीन हार्मोन है, उसमें अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस है वो भी सेंगर ने ही बताया. नेक्स्ट आ जाइए. These sequences, अब हमने सीक्वेंस हमें पता चल गया डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के. अब हमने आगे क्या करना है. These sequences were then arranged on some overlapping regions. बेटा ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हमारे में इतनी जेनेटिक्स ही नहीं है कि ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस कहाँ होते हैं, क्या फंक्शंस है, बट कहीं कहीं पे ओवरलैपिंग भी है. ठीक है. तो these sequences were then arranged based on some overlapping sequences या overlapping regions. And this requires the generation of overlapping fragments for sequencing. उसके बाद इतने बेस पेयर्स थे, इतनी सेगमेंट्स थी. ठीक है.
तो वो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं थे कि अपने हाथ से वो बना बना के देखे कि क्या है क्या नहीं। तो ये किसकी है? हाँ जी, generation for overlapping. this required generation of overlapping fragments, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाई। और फिर एनालिसिस किसकी हेल्प से हुआ या सीक्वेंसिंग किसकी हेल्प से की? कंप्यूटर्स की हेल्प से। ह्यूमंस के लिए मुश्किल था क्योंकि कंप्यूटर्स, आप कहेंगे कि ह्यूमन कर नहीं सके, तो बेटा कंप्यूटर्स में कुछ एल्गोरिदम्स डाल देते हैं, फिर वो खुद ब खुद करता है। ये कंप्यूटर्स वालों को ज्यादा पता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस, alignment of these sequences was humanly not possible, was humanly not possible, and therefore specialized computers were developed, softwares हम कह सकते हैं, and therefore specialized softwares were developed. Next point है the sequences of functional genes were annotated. Annotated means उनकी व्याख्या की गई कि भी इन ये जीन है, इसके इतने सीक्वेंसेस है और ये जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. The sequences were annotated and were assigned to each chromosome. And were assigned to each chromosome. Next point आ जाता है बेटा. Another challenging task was the assigning of genetic and physical maps of the genome. Genetic and physical maps of the genome. जेनेटिक मैप्स की दो जीन्स में कितना डिस्टेंस है और फिजिकल मैप्स में जो वो डिस्टेंस है उसमें सीक्वेंस क्या है न्यूक्लियोटाइड्स का. समझ में आए? डीएनए खाली तो नहीं है, ये जीन एक जगह पड़ी है, ये जीन एक जगह है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो बीच में जो नॉन फंक्शनल डीएनए है उसका क्या सीक्वेंस है ये भी पता लगाना. नेक्स्ट आ जाइए. Another changing, ये आपने लिखा है, another challenging task was assigning the genetic and physical maps of the genome. Next point कर लीजिए. Genetic maps are arrangement of genes. Arrangement of genes. कौन सी genes? ब्रैकेट में लिख लो DNA markers और functional genes on the chromosome. On the chromosome, full stop करके. मैम डीएनए डीएनए मार्कर्स, MARKERS, यहाँ पे डीएनए मार्कर्स क्या? फंक्शनल जीन्स. जेनेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन, जेनेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, recombination frequencies between functional genes. ये आपको पता ही है. जेनेटिक मैप्स कैसे बनते हैं? रिकॉम्बिनेशन बिटवीन फंक्शनल जीन्स. नेक्स्ट आ जाते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट स्टार डाल के लिखो. These maps are population specific. ह्यूमंस की एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन स्पेसिफिक. नेक्स्ट आ जाइए फिजिकल मैप्स. it is based on the number and sequence of nucleotides
It is based on number and sequence of nucleotides in the number of nucleotides between two loci or functional genes or marker genes. And sequence of nucleotides. Nucleotides between two loci और फंक्शनल जीन्स. फिजिकल मैप्स में बनाया कि दो जीन्स के बीच में क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए था. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स वर जनरेटेड. Genetic and physical maps were generated using information on polymorphism of restriction endonuclease sites. Generated using information on polymorphism. Polymorphism होता है जब एक जीन की कई कॉपीज पड़ी या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की कई कॉपीज पड़ी हो. Polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and recognition of microsatellites repetitive sequence. ठीक है, अगेन मैं वही कह रही हूँ कि ये मैंने आपको लिखवा दिया. इसमें से कई चीजें, जैसे लास्ट पॉइंट है, ये आप कहोगे भी ये इनसाइट्स का कैसे पता किया, ये क्या किया, ये बेटा ठीक है, ये ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए आपको यहीं पे ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि जो फिजिकल मैप्स थे वो किसकी हेल्प से पता चले. हम जीन्स और जीन्स के बीच में जो सीक्वेंसेस थे वो कैसे पता चले. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स कहाँ पे है उसकी हेल्प से, और माइक्रोसैटेलाइट्स की हेल्प से पता चले. ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है बेटा, इज इट ओके? Yes, ma'am.